हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो जमाल ना घर से बाहर आ रहा होता है और वहीं से दीमत आ रही होती है। तो जैसे ही दीमत को जमाल देखता है ना, तो वो उसको देखकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और वहाँ से उसको बिना बुलाए चला जाता है। और दीमत भी वैसे पहले तो चली जाती है, फिर ना थोड़ी दूर जाकर उससे रुक जाती है। तो फिर वो फिर से देखती है कि जमाल उसकी तरफ देख रहा है या फिर नहीं देख रहा, पर जमाल उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। फिर वो बोलती है कि मैंने अपनी पीठ तुम्हारे लिए कभी भी नहीं दिखाई थी और अब तुम मेरे लिए वो कर रहे हो। और जमाल में ना मतलब उस गुस्सा होता है और वो गुस्से में खड़ा रहता है। वो बोलती है कि तुम पर भी तो मुश्किल टाइम आया था ना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही थी। आज मुझ पर मुश्किल टाइम आया है और तुम मुझे अपनी पीठ दिखा रहे हो। ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर ना वो धीरे धीरे जमाल के पास आती है। यार आई डोंट नो ये सब दीमत के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर ना दीमत उससे कहती है कि जब तुम पर मुश्किल टाइम आया था, मैंने तुम पर यकीन किया था, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था, तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, फिर भी मैंने तुमसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया, स्टिल तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मतलब मैं तुम्हें समझता हूँ दीमत, बहुत अच्छे से समझता हूँ। जिस जगह पर अब तुम हो ना, उसी जगह पर कुछ टाइम पर मैं भी पहले था और इस चीज़ में मैं भी फंस चुका था। तो दीमत ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो फिर वो बोलता है कि पर मुझे ये भी पता है कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, हमें चूज़ करना और उन लोगों को चूज़ करना जिसका तुमसे इतना बड़ा रिश्ता है। तो अभी इस चीज़ के बारे में ना तुम्हें सोचना चाहिए। शायद मैं तुम पर अभी एक फ़ेवर कर रहा हूँ। तो दीमत तो बोलती है कि क्या एहसान कर रहे हो तुम मुझ पर। तो वो बोलता है कि इस बारे में सोचो दीमत, तुम्हें इस बारे में ना सोचना ही होगा। मैं और तुम्हारा भाई दोनों बहुत ज़्यादा अलग हैं और तुम हम दोनों के बीच में फंस चुकी हो। तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम अपने भाई को छोड़कर कभी भी इस चीज़ के लिए अपना दिमाग बना पाओगी, तुम अपने भाई को कभी छोड़ पाओगी। तो वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो वो बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारा जो बोझ है ना तुम्हारे दिल पर, उसको मैं कम करना चाहता हूँ और मेरे पर यकीन करो कि ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। और इतना कहते ही ना दीमत चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, पर वो पीछे से फिर से बोलती है कि मैंने तुमसे तो जमाल ये उम्मीद नहीं की थी। मैंने ये सोचा था कि कुछ भी हो जाए तुम तो मेरी साइड पर ही खड़े रहोगे। पर जमाल उसे कुछ भी नहीं बोलता और दीमत ना वहाँ से चुपचाप चली जाती है और जमाल वहीं पर खड़ा रहता है। यार मेरे को रोना आ रहा है दीमत के लिए। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश और मरजान बाहर बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। तो फिर वो आतिश को बोलती है कि मुल्ज़म हानिम भी ना अकेली हैं, तो तुम उनके पास चले जाओ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, उनके पास ज़हरा है और उनकी वो देखभाल कर रही है और ज़हरा ने उनको उनकी दवाई भी दे दी थी, तो तुम उस चीज़ की फ़िक्र मत करो। और मुझे लगता है कि अब वो सो रही होंगी और फिर मैं थोड़ी देर बाद में जाऊँगा और उन्हें चेक कर लूँगा। तो मरजान ना फिर ऐसे कुछ बोलना चाहती है और आतिश ना नोट कर लेता है। तो वो बोलता है कि हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बिना बोले उसके। और फिर वो बोलती है कि मैं ना तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। फिर वो बोलता है कि हाँ, मैंने ऑलरेडी समझ लिया इस चीज़ को कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो, तो बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, बताओ क्या बात करना चाहती हो। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि तुम मेरे से प्रॉमिस करो, मेरी बात सुनकर कोई भी रिएक्शन नहीं दोगे और बिना मेरी बात सुने तुम मना नहीं करोगे। वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम पहले ही ये करने लग गई, ये तो बात पक्का सीरियस लगती है। वो बोलती कि बताओ ना, ये सब नहीं करोगे। फिर बोलते कि तुम पहले बताओ तो सही। वो बोलती कि मुझे लगता है ना असली को वापस आ जाना चाहिए घर पर। और इतना सुनते वो खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ये कभी नहीं होगा, असली इस घर में वापस नहीं आएगी। वो बोलती है देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बात बिना सुने ही तुम मना नहीं करोगे, और तुमने बिना सोचे और बिना सुने सीधा मना कर दिया। फिर आतिश कहता है कि मरजान, मैंने ये इसीलिए मना किया कि इसके बारे में कुछ भी सोचने की बात है ही नहीं। वो बोलती है कि हाँ, मैं भी असली से गुस्सा हूँ और सबसे ज़्यादा तो मैं ही हूँ ना, और ये मेरा हक भी है उस पर। तो पर फिर भी अब मैं तुम्हें इसीलिए ये चीज़ बता रही हूँ कि चलो ठीक है, मैं माना कि उसने बहुत कुछ गलत किया, पर अब उसके पास मतलब उसकी माँ है और उसकी माँ मतलब उसको ज़रूरत है उसकी बेटी की। मतलब अब हमें ना उनकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। उनकी उसकी माँ को उसकी ज़रूरत है, हमारी उनको ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी बेटी की ज़रूरत है। ये चीज़ ना तुम्हें मतलब समझनी चाहिए कि इतना बड़ा बोझ उनके कंधों पर आ गया है।
और आतिश कुछ नहीं बोलता और पीछे से दीमत आ जाती है, तो दीमत उनको देख लेती है। फिर उसके बाद ना आतिश उसे बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पर आ गई है, उसका ध्यान रखना, और इतना कहकर वो बिना बुलाए दीमत को वहाँ से चला जाता है। और दीमत भी काफ़ी ऐसे थोड़ी हो जाती है दुखी सी। फिर उसके बाद वो मरजान से पूछती है कि क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है कि मैं यहाँ पर आ गई। वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे बारे में बात नहीं है, तुम इस चीज़ की फ़िक्र मत करो, ये कोई और मैटर है। तो फिर दीमत कहती है कि चलो ठीक है। फिर वो बोलती है कि कोई बड़ी बात हो गई है। बोलती कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, इस चीज़ को मैं हैंडल कर लूँगी और तुम बैठ जाओ। फिर ना वो बेचारी वहीं पर बैठ जाती है बिना सवाल किए। यार मेरे को बहुत दुख लग रहा है इसके लिए। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मतलब तुमने इतना फ़ोन किया मेरे को और तुमने मुझे यहाँ बुलाया, तो इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती दीमत, जो तुम्हारी कंडीशन है ना इस टाइम मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहती। और आगे मेरी वेडिंग आ रही है, तो हम शादी की तैयारियां भी तो हमें करनी है। वो बोलती है कि तुम्हें पता ही है कि क्या कुछ हो रहा है, मतलब अब तो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आऊँगी तो तुम लोगों के लिए और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर मिर्ज़ान उसे मना करती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है और ये डिसीज़न तुम खुद नहीं लोगी। मैंने तुम्हें कह दिया ना कि तुम्हें यहाँ पर आना है और तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा और तुम यहाँ पर आती ही रहोगी। यहाँ पर और बहुत ज़्यादा थोड़ी गड़बड़ियाँ चल रही हैं। वो बोलती है गड़बड़ियाँ, और क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हें बाद में बताऊँगी। वो बोलती है कि यार ये किस ज़िंदगी में हम आ गए, क्या ही जी रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। फिर हम देखते हैं जो जमाल है ना वो बात कर रहा होता है अपने ही किसी आदमी के साथ। तो वो उनको बोल रहा होता है कि जितना जल्दी हो सके उनको ढूंढो, और तभी वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो जैसे ही आतिश वहाँ पर आता है ना, तो जमाल अभी भी बात कर रहा होता है और अभी भी कह रहा होता है कि मुझे किसी चीज़ की ऐसे नहीं है, मतलब जैसे मर्जी ढूंढो, उस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढो। तो आकर आतिश ना फिर उससे पूछता है कि क्या हुआ, अभी तक वो मिला नहीं है क्या। वो बोलता है कि नहीं, अभी तक तो उसके बारे में कुछ भी खबर नहीं आई है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे धरती में ही वो समा गया, मुझे नहीं पता लग रहा कि वो कहाँ गया। तो फिर ना वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ ही लेंगे, कुछ भी हो जाए हमें उसको ढूंढना ही होगा, हमें जल्द से जल्द ये काम करना ही होगा। और हमने उसको कमज़ोर समझा, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब हमें सबको मिलकर ये काम करना होगा। वो रास्ते भी ढूंढो जिस पर हमें उम्मीद है कि वो नहीं जा सकता, वो वहाँ पर भी जा सकता है। तो मुझे पता है कि वो इतनी जल्दी तो नहीं मतलब यहाँ से भाग सकता, उसे कुछ ना कुछ देर बाद तो वापस यहाँ पर आना ही होगा। फिर उसके बाद ना मतलब वो बैठ जाता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों लग रहे हो। तो जमाल उससे बोलता है कि मतलब मैं माँ के लिए अपसेट हूँ। वो मुराद का मतलब सीन जब से मुझे पता चला है तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उनके लिए कि उन्होंने इतना कुछ सहा, और जिस बच्चे के लिए वो इतना मतलब सहती रही, वो बच्चा ज़िंदा था और उनके हाथों से ही वो चला गया। और इस चीज़ का मुझे ना बहुत दुख लग रहा है उनके लिए। ये चीज़ मतलब मैं सहन नहीं कर पा रहा उनके लिए। फिर ना आतिश उसे कहता है कि हाँ, ये चीज़ तो मैं भी मतलब समझ रहा हूँ कि मुराद इस फैमिली में था, और अगर वो इस फैमिली में ना होता तो मुझे नहीं लगता उसको कुछ होना था। तो वो बोलते कि हाँ सही बात है, और मतलब सब कुछ हाइदर की वजह से हुआ है। हाइदर ने सबकी लाइक सबके बच्चे इधर उधर कर दिए और कुछ भी किसी के बारे में पता ही नहीं चल रहा, वो ऐसे कैसे कर सकता है। फिर ना जमाल कहता है कि मतलब उनका दुख समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आतिश भी कहता है कि हाँ सही बात है, उनका दर्द हम नहीं समझ सकते। तभी ना आतिश उसे बताता है कि जमाल मुझे ना तुमसे बात करनी थी। तो जमाल उनकी तरफ ऐसे देखने लगता है आतिश की तरफ। तो आतिश उसे बताता है कि मतलब उनके साथ अब कोई भी नहीं है, और मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ ये सब हो, पर मरजान ना अब ये चाहती है कि असली घर वापस आ जाए। तो फिर वो बोलता है कि मेरा भी दिमाग इस चीज़ के लिए ऐसे हो रहा है कि ये सब उनके साथ कैसे हो रहा है, पर स्टिल मेरे को भी ऐसे लगता है कि अभी ना माँ को असली की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ भले ही हम उनके साथ जितना मर्जी हों, तो पर उनको असली में लाइक उनका अपना खुद का बच्चा दिखता है। तो मुझे लगता है कि अब उन्हें असली से मिलवा देना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद हमारा मन ना हो असली का चेहरा देखने के लिए, पर उसकी माँ का चेहरा उसको देखने का बहुत मन होगा। और हमें ना ऐसा करना चाहिए कि माँ के लिए असली को वापस इस घर में लेकर आना चाहिए। तो फिर मतलब आतिश भी चुप हो जाता है और वो मान जाता है इस बात के लिए।